हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के सेशन में चैप्टर रियल नंबर से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड प्रश्नों का हल करेंगे और समझेंगे। तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों के हल को देखेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंडों 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। प्रश्न है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी किसी पूर्णांक संख्या को किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम किस प्रकार व्यक्त करेंगे, तो इसी के विषय में आज हम जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में कैलकुलेशन करने से पहले हमें 140 को डिवीजन मेथड से हम इसे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 20 बार में कट जाएगी। 70 से 70 गुना 140 होता है। 70 को 2 से काटेंगे तो 35 से कट जाएगी और 35 2 से नहीं कटेगी क्योंकि विषम संख्या इसलिए नहीं कटेगी। 3 से लिखते हैं तो 3 से भाजता का नियम है कि जब किसी संख्या को 3 से भाज करेंगे तो वह संख्या के सभी अंकों को योगफल को यदि 3 उसे काटता है, पूरी तरह से विभाज्य करता है, तो वह संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ पर 3 5 यानी 35 संख्या, इसमें 3 और 5 अंकों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 8 है जो 3 से नहीं कटेगी पूरे, इसलिए पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए 3 से ये नहीं कटेगी। विभाजता के नियम से वो नहीं, तो विभाजता के नियम से हम देखते हैं कि 35 3 से नहीं कटती है। तो यहाँ पे 4 से भी नहीं कटेगी और यहाँ 5 से लगाएंगे तो 5 से कट जाएगी, क्योंकि 5 से विभाजता का नियम है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। विभाजता के नियम से देखते हैं कि 5 से 35 विभाजित है और 7 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से कटेगी ही नहीं, तो इसलिए ये 7 से ही कटेगी एक बार। तो 7 से एक बार में कटेगी। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 5 गुना और 7। यहाँ पर देखते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 7 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इसे हम व्यक्त कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर देखते हैं कि 2 2 बार आइए, 5 एक बार आइए और 7 एक बार आइए। तो सभी को अलग अलग घातों में हम व्यक्त कर देंगे। 2 2 बार आइए तो इसलिए 2 के पावर 2 हो जाएगी। 5 एक बार आइए तो 5 के पावर 1 हमेशा छुपी होती है। तो किसी भी संख्या का पावर हम जानते हैं कि 1 यानी घात छुपा होता है और 1 के बाद ही उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी 2 3 4 5 6 हो गई तो उसे हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पे इस प्रकार से व्यक्त हुआ और यहाँ पे आंसर हो गया। तो ये पहला प्रश्न था कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, और इस प्रकार से 140 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। और नंबर 2 में देखते हैं, प्रश्न में दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 और ये प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं कि 26 और 91 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो
संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होती है, बराबर होता है। तो दूसरा प्रश्न है कि 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसी प्रकार से इस 26 और 91 का हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पे प्राप्त करेंगे और इसके बाद HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखेंगे, सॉल्यूशन 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो सबसे पहले यहाँ पे 26 का डिवीजन विधि द्वारा हम इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 को हम 2 से लगाएंगे तो 13 बार में कटेगी, 13 दूनी 26 और 13 एक अभाज्य संख्या है जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट ही नहीं सकती, इसलिए 13 को हम 13 से ही एक बार में काटेंगे और इस प्रकार से 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 13 लिखेंगे। फिर यहाँ पे इसी तरह से 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो यहाँ 91 का भी अभाज्य गुणनखंड इस तरह से डिवीजन मेथड द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे। तो 91 है विषम संख्या, तो 2 से कटेगी नहीं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 से भी नहीं कटेगी और 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं, 6 से नहीं और 7 से कटेगी। 7 से कितने बार में कटेगी? 13 बार में कटेगी। 1391 होती है और 13 एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटेगी नहीं, क्योंकि ये 13 अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 13 एक बार में कट जाएगी। तो यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम देख कर देंगे 7 गुना 13। अब यहाँ निकालना है HCF और LCM। तो यहाँ पे 26 और 91 का HCF बराबर, तो 26 और 91 का HCF हम ज्ञात करेंगे। तो HCF निकालने का यानी महत्तम समावर्तक निकालने का नियम है कि 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है, तो उनमें सबसे न्यूनतम घात वाले कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड, सबसे न्यूनतम घात वाले सम गुणनखंड यानी जो कॉमन फैक्टर है, वही उन दोनों संख्याओं का यानी 26 और 91 का मसा होगा। तो सबसे न्यूनतम घात हम देखते हैं इस यहाँ पे कि 2 का भी 1 घात है, 13 का भी 1 घात है, लेकिन 2 दोनों में कॉमन नहीं है। यहाँ 7 है तो 7 भी दोनों में कॉमन नहीं है, यानी कॉमन का मतलब दोनों में समान रूप से होना चाहिए। तो 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 इसमें तो इसमें नहीं, लेकिन 13 है जो न्यूनतम घात है 1 घात है और इसमें भी 1 ही घात है। तो 13 यहाँ पे इन दोनों संख्याओं यानी 26 और 91 दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मसा 13 होगा, यानी सबसे लघु घात वाला है यहाँ पे HCF होगा। यहाँ पर देखते हैं कि HCF निकालने का नियम है कि सबसे न्यूनतम घात वाले कॉमन फैक्टर ही जो जितना, अगर सिंगल है तो एक ही है सिर्फ इसमें, अगर और इससे और इसके अतिरिक्त और कॉमन फैक्टर समान रूप से दूसरी संख्या होती, यानी कहने का मतलब उसे भी हम यहाँ मल्टीप्लाई में गुना कर देते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मसा निकालने के लिए उन दोनों संख्याओं के सबसे लघु घात वाले सबसे न्यूनतम घात वाले कॉमन फैक्टर के गुणनफल ही उन दोनों संख्याओं का मसा होगा। तो इस तरह से नियम है कि इस मसा प्राप्त करने के लिए, किसी भी संख्या का मसा ज्ञात करने के लिए उन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लें। उसको निकालने के बाद दोनों में समान रूप से लघु यानी कि लघु घात वाले न्यूनतम घात वाले फैक्टर के गुणनफल कर देंगे और वही गुणनफल उन दोनों संख्याओं का या 3 संख्या होगा तो उन तीनों संख्याओं का, या 4 संख्या होंगे तो उन चारों संख्याओं का, या 5 संख्या होंगे तो उन 5 संख्याओं का मसा प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह से
यहाँ पे फिर एलसीएम ज्ञात करना है, तो 26 और 91 का एलसीएम बराबर होगा। तो एलसीएम ज्ञात करने का नियम है कि दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लें, और उन अभाज्य गुणनखंडों से हम एलसीएम इस प्रकार निकालेंगे कि उन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे महत्तम यानी सबसे बड़ा घात वाले फैक्टर के गुणनफल ही उन सभी संख्याओं का लघुत्तम समवर्त होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ा घात ये है, दो का देखते हैं तो सबसे दो का बड़ा घात एक ही है, तो यहाँ पर दो एक बार लिखा जाएगा। यहाँ पर 7 भी है तो 7 का सबसे बड़ा घात एक ही है, तो एक ही लिखा जाएगा। और 13 का भी दोनों में है, तो 13 का दोनों में घात एक ही है, तो 13 का एक बार हम लिख देंगे। तो यानी कि कहने का मतलब दोनों दो संख्या हो या 3 संख्या हो या 4 संख्या हो या 5 संख्या हो, यानी कितना हो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना हो, तो उन सभी का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकाल लें, और निकालने के बाद उन सभी अभाज्य गुणनखंडों में देखना है कि सबसे महत्तम घात वाले संख्या कौन है। तो महत्तम घात वाले संख्याओं को सिर्फ एक ही बार उसको यहाँ पे गुणनखंड के रूप में सभी को बारी बारी से प्रदर्शित कर देना है, और उसके बाद उससे गुणनफल प्राप्त कर लेना है। यानी सिर्फ एक ही बार, अगर 2 बार यदि आ रही है तो उसे 2 बार नहीं व्यक्त करना है, सिर्फ एक ही बार। यानी 13 यहाँ पर 2 है तो 13 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। सिर्फ देखना है कि सबसे बड़ा घात इसमें कितना है। तो यहाँ पर देखते हैं 13 का यहाँ एक ही है, और बाकी सब सिंगल एक ही बार आया, तो एक बार उसे प्रदर्शित कर देंगे, और उसके बाद इसको सभी को गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो यहाँ पे गुणा करने पर आएगा, यानी कि 63 91 दूना हो जाएगा 182 हो जाएगा, यानी 91 दूना 182। तो यहाँ पर 182 एलसीएम आया और एचसीएफ कितना आया, 13 आया। तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो चुका है, और आगे प्रश्न है कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसकी सत्यता को हमें जांच करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी प्रश्न से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। अब यहाँ पे हम दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में व्यक्त कर देंगे, और यहाँ एचसीएफ हमारा कितना आया था 13 और एलसीएम कितना आया था 182। अब यहाँ पे दोनों को हम गुणा करेंगे, तो हम इस तरह से यहाँ पे गुणा करके देख लेंगे। यानी यहाँ पे 6, 2 से 1 में 2, 9 6 54, 5 हाथ में रहा, और 9 दूनी 18, 5 23, 6 4 2 6, और यहाँ 23 हो गया। तो यहाँ पे गुणा करते हैं तो 23 66 प्राप्त होती है। और यहाँ पे इन दोनों को गुणा करने पर हम चेक करते हैं कि 182 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 8 24 के 4 हो जाएगा, हाथ में 2, 3 2 5, 2 यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे 6 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6 4 2 6, 8 5 13, 2 3, इसका भी 23 66 प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों स्थिति में दोनों समान है, इसलिए ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारा जो एलसीएम जो 182 निकला और एचसीएफ 13 निकला, ये हमारा दोनों सही है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आज का सेशन यहीं पे स्थगित किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।